मेरा नौकर रोज सुबह 5 बजे मेरे कमरे में एक ऐसी चीज लेकर आता था जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आखिर मेरे नौकर को यह चीज लाने की क्या जरूरत है जब मेरा पति खुद है। तो एक दिन हिम्मत करके नौकर के पास चली गई और पूछने लगी। नौकर ने जो कहा उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम सुहानी है। आज मैं एक ऐसी दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर मेरा नौकर मेरे साथ यह सब कैसे कर सकता है? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिस थाली में खाएगा उसी थाली में छेड़ करेगा। दरअसल मेरा नौकर 18 साल का था और रोज सुबह 5 o'clock बजते ही मेरे कमरे में एक तेल की बोतल रखी हुई होती थी। आखिर मेरा नौकर या तेल क्यों लाकर रखता था और मैं उससे कुछ कह भी न पाती थी। यह तो रोज का किस्सा था। जब मैं सुबह सोकर उठती तो मेरी नज़र उस तेल पर पड़ती थी और मैं उस तेल को लेकर किचन में रख देती थी। करीबन 1 से 2 महीने के अंदर में ही तेल की ढेरी लग गई थी। मैंने हिम्मत करके एक दिन उस नौकर को अपने कमरे में बुलाई और उसे पूछने लगी कि तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम मेरे कमरे में या तेल की बोतल क्यों रखते हो? जब उसने वजह बताई तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। आखिर मेरा नौकर ये बात कैसे कर सकता है? आज मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब मुझे घर का काम किया नहीं जाएगा, और घर का काम सब करने को पड़ा था और मेरा दर्द से बुरा हाल हो रहा था। अगर मैं धीरे धीरे घर की साफ सफाई कर भी लेती तो फिर वही किचन में टाइम से खाना बनाना था, क्योंकि मैं इस घर में अकेले नहीं थी। मेरे पति भी मेरे साथ थे। मेरी शादी को भी करीबन कुछ वक्त गुजर गया था, लेकिन अभी तक मैं गर्भवती नहीं हुई थी। मेरा एक भी बच्चा नहीं हो पाया था और मैं यह सब सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। मेरे पति तो बहुत अच्छे थे। मेरे अंदर कमियां होने के बावजूद भी मेरे पति अभी तक डिवोर्स नहीं दिए थे और मेरी सास दिन पे दिन मुझे कुश्ती रहती थी, मुझे बांझ कहती रहती थी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मेरे बस में तो कुछ नहीं था। अगर मेरे हाथ में कुछ होता भी तो मैं यह मसला बहुत पहले हल कर चुकी होती, लेकिन मेरी सास का ताना सुन सुन के मेरे कान के पर्दे फट चुके थे। अब तो मुझे यह भी नहीं पता था कि कमियां किसके अंदर है, मेरे अंदर या फिर मेरे पति के अंदर। जब मैं कहती कि आप भी एक बार डॉक्टर से चेक करवा लीजिए, लेकिन मेरे पति तो कहते कि मैं बिल्कुल भी ठीक हूं, जो भी कमियां हैं वह तुम्हारे ही अंदर है। मैं उनकी बात सुन के चुप हो जाया करती थी। मेरी जिंदगी बाद इसी तरीके से गुजर रही थी। मेरे पति सुबह काम पर चले जाते थे और शाम को देर से घर वापस आते थे। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती थी, बल्कि वह तो मुझसे बात ही नहीं किया करते थे। न जाने उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। आखिर वह चाहते क्या थे? आज तक मैं कुछ भी नहीं समझ पाई। वह रोज खामोश रहा करते थे। आखिर उनके मन में ऐसी कौन सी बात थी जो वह मुझे बताना जरूरी नहीं समझते थे? लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था कि मेरे पति इतने मायूस क्यों रहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें संतान नहीं दे सकती थी। लेकिन मेरे पति ने इस बात को कभी जाहिर नहीं होने दिया। शायद मेरे पति अंदर ही अंदर पूरे तरीके से टूट चुके थे। आखिर मैं कर भी क्या सकती थी? मेरी भी तबीयत अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मेरी तबीयत भी कुछ खराब रहने लगी थी और मेरे पेट में दर्द कभी कभी उठने लगा था। आखिर यह किस किस्म का दर्द था? कभी कभी तो मेरा पैर भी दर्द करने लगता था। शुरू में तो मैं इस दर्द को बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन दिन ब दिन इस दर्द को बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर होते जा रहा था। सुबह उठती तो इतना दर्द नहीं होता था, लेकिन जैसे ही शाम को मैं बिस्तर पर लेटने जाती तो यह दर्द बहुत तेज होते जा रहा था। और फिर मेरे लिए भी उतना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। मैंने 2-3 दफा अपने पति से अपनी तबीयत का जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं भी खामोशी से दर्द बर्दाश्त करती रही। दर्द की गोली खाली थी तो थोड़ा सा आराम मिल जाता था, लेकिन फिर वहीं दर्द शुरू हो जाता था। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह थी, मुझे औलाद नहीं थी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे पति बीमार होते थे तो मैं उनका ख्याल रखती थी, लेकिन अगर मुझे सर दर्द भी हो जाए तो कोई पानी देने वाला भी नहीं होता था।
एक दिन अचानक दूसरे शहर से मेरी मामी आ गई। वह अपनी सहेली की शादी में आई थी और वापसी पर मेरे घर भी आ गई, तो मुझे देखकर परेशान हो गई। शाम का समय था और मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। जब कोई दरवाजे पर दस्तक हुए तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाज़ा ही खोल देती। शाम के वक्त मेरे पति आते थे, इसीलिए मुझे उठना ही पड़ा। मगर सामने अपनी मामी को देखकर मुझे खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी। मेरी मामी न जाने कब से दरवाजे को खटखटाए जा रही थी। आते ही कहने लगी, आपने दरवाज़ा इतनी देर से क्यों खोला? मैंने उन्हें फ्रिज के पानी से शरबत बनाकर अपने मामी को पिलाई और अपनी सारी दुख दर्द भरी मामी से कह डाली। उन्होंने देखा कि दर्द से मेरा रंग फीका पड़ गया है। मामी ने जब मेरी सारी कहानी सुनी तो सोच में पड़ गई। फिर मुझसे कहने लगी कि ठीक है, मैं चलती हूँ, क्योंकि आज ही मेरा ट्रेन का टिकट किया गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। अगर मेरे पास थोड़ा भी वक्त होता तो मैं तुम्हें अस्पताल ज़रूर लेकर जाती और तुम्हारा इलाज करवाती, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे आज ही और अभी इसी वक्त निकालना होगा। मामी यही सब बातें कहकर चली गई। अब मेरा दर्द से बहुत बुरा हाल था। मैंने सोचा, क्यों ना मैं एक नौकर रख लूं जो घर के कुछ काम वगैरह कर दिया करेगा, क्योंकि यह सब काम करना मेरे बस के बाहर था। फिर मैं अगले ही दिन एक नौकर को अपने घर पर रख लिया। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत भी मेरा काम कर देगा तो मुझे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। मैंने अपने घर एक नौकर रख लिया। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि नौकर को उसके काम करने के लिए समझने लगे, लेकिन मेरा नौकर 18 साल का था। अच्छा खासा लंबा चौड़ा नौकर था। उसे भी पैसे की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसने मेरे घर के नौकर बनने के लिए तैयार हो गया था। और वह नौकर तो बहुत ज़्यादा समझदार भी था। बातें भी बहुत अच्छा करता था, लेकिन मुझे उसकी बातें कुछ अजीब सी लगती थीं। लेकिन आज मैंने नौकर को उसकी कम बात कर मैं कमरे में चली गई। मेरे नौकर का नाम था अमित। अगले ही सुबह डॉक्टर के पास चली गई और अमित को भी अपने साथ लेकर चली गई। मैं अकेले भी जा सकती थी, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अमित को भी अपने साथ लेकर जाऊं। घर से अस्पताल थोड़ा दूर पड़ता। अस्पताल तक जाने में 1 से 2 घंटा लग जाता था। अमित के साथ ऑटो रिक्शा में बैठकर चली गई। थोड़ी देर के बाद अस्पताल भी पहुंच गया। अमित को भी अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर चली गई, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने अमित को थोड़ी दूर पर साइड में बैठने के लिए कही। चुपचाप दूर बैठ गया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और एक अजीब सी बीमारी बताई है। डॉक्टर ने कहा कि यह ऐसी बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ औरत को लग जाती है। 100 में से 10 औरतों को ऐसी बीमारी होती है। इस बीमारी में 2 तरह की तकलीफ होती है। एक तो उसमें औलाद का होना बहुत मुश्किल है, दूसरा दर्द बहुत होता है। इस बीमारी को एंडोमेट्रियोस कहते हैं। अगर औरत को पहले से औलाद होती है तो फिर वह अपने बच्चेदानी निकलवाकर इस तकलीफ से जान छुड़ा लेती है, लेकिन अगर बच्चा नहीं है तो फिर औरत के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है। या तो औरत गोलियां इस्तेमाल करें, लेकिन इन गोलियों से औलाद होने के चांस दिन ब दिन कम होते चले जाते हैं और औरत पूरी तरह से बांझ हो जाती है। ऐसी औरत के लिए ऑपरेशन आखिरी हाल होता है, लेकिन इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। ऑपरेशन के ज़रिए हम सफाई करते हैं और औरत इस तकलीफ से आज़ाद हो जाती है। क्योंकि आपको औलाद नहीं है, इसलिए मैं आपको गोलियों का मशवरा नहीं दूंगा, ऑपरेशन का दूंगी। आप 50,000 रुपया जमा करवा दे। ऑपरेशन के उसके बाद आपकी इस दर्द से जान छूट जाएगी और भगवान ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। इस 60,000 सुनकर मैं तो बेहोशी हो गई थी। अपना पेट भरना ही मुश्किल हो रहा था। मुश्किल 50,000 का बंदोबस्त कहाँ से करती। मैं कुछ कहे खामोशी से उठकर वहां से चली आई। सारे रास्ते गर्मी और टेंशन के दबाव की वजह से मेरी हालत और ख़राब होती गई। शाम को हम घर पहुंचे तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। दर्द भी बहुत बढ़ गया था। अमित ने मेरी हालत देखी तो मुझसे कहा, आप आराम करिए, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। अमित ने मुझे दवाई दी और मैं खाकर लेट गई। बस लेटे हुए यह सब बातें सोच रही थी। मेरा दर्द थोड़ा सा काम हो जाए और मैं घर का कामकाज कुछ कर लूं और टाइम से खाना भी बना लूं। खैर मैं दवाई देकर कमरे से बाहर निकल गया।
थोड़ी देर के बाद अमित मेरे लिए चाय लेकर आया। वह चाय को पीकर मेरा दर्द थोड़ा सा काम हुआ। मैंने पहले भी सुना था कि पेट में दर्द हो तो कोई गर्म चीज़ पीनी चाहिए। फिर मुझे याद आया कि किचन में बर्तन पड़े हैं। धोने के लिए मैं आराम से उठकर किचन की तरफ गई तो देखा कि अमित ने वह बर्तन भी धो लिया था। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखा। फिर उसने कहा कि मुझे आदत है, मैं अपने घर पर जब रहता था तो मैं अपने माँ के काम में हाथ बटा दिया करता था। आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मैं बाजार से खाना ले आता हूँ। अमित की बातें मुझे हैरान कर रही थीं। वह छोटा सा बच्चा किस कदर समझदार की तरह बातें कर रहा था, जैसे कि कोई 22 साल का लड़का हो। कुछ बच्चे वक्त से पहले ही समझदार हो जाते हैं। मैंने अमित कहा कि नहीं, मेरे पति को बाजार का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे हर हाल में घर पर ही खाना बनाना है। तुम बस मुझे सामान लाकर दे दो। मैं उसे कुछ पैसे दे दिए और वह सामान लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो मैं सामान देखने लगी। जो मैंने अमित से कहा था वह सारा सामान लेकर आया था, लेकिन पता नहीं अमित मुझसे क्या छुपा रहा था जो एक हाथ से पकड़े हुए अपने पीछे की तरफ किया हुआ था। और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं देखूं वह अपने हाथ के पीछे क्या छुपा रहा है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है उसी का कोई ज़रूरत का सामान हो, वह मुझे बताना या दिखाना नहीं चाहता हो। लेकिन उसका रवैया कुछ अजीब होने लगा था। अगर मैं उससे कुछ भी कह देती लाने को तो वह अपने साथ एक बोतल लेकर आता था और मुझे दिखाना ज़रूरी भी नहीं समझता था। बस मेरे कमरे में लेकर जाता और टेबल पर रख देता था। ऐसे ही करते करते न जाने कितने बोतल मेरे कमरे में रख चुका था। आखिर वह यह सब किस लिए कर रहा था? अमित तो बिल्कुल मासूम लड़का था ना समझता, लेकिन यह सब कर क्यों रहा था? और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उसे जाकर पूछूं कि तुम यह तेल रोज क्यों लेकर आते हो और बोतल मेरे ही बगल के टेबल पर क्यों रख देते हो? अमित के आने से काफी हद तक हम पति पत्नी की बहुत मदद मिल जाया करता था। अगर मेरे पति को कुछ मांगना होता तो वह अमित को भेज दिया करते थे। थके जब काम पर से घर आते थे और कोई काम आ जाता तो उन्हें खुद ही दुकान पर जाना होता था, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल का काम था। वो रात जोड़ों का दर्द सारी दुनिया में कोई समझ सकता हूँ क्यों किस तरह की जिंदगी गुजर रहे होते हैं। मेरे पति में तो कोई कमी थी, लेकिन अब मेरे अंदर भी तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई थीं और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे और गोलियां मैं खाना नहीं चाहती थी। जहां अमित ने हम दोनों पति पत्नी के लिए इतनी सारी आसानी कर दिया था, वह भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला भी खड़ा कर दिया था, और वह मसाला था तेल का मसाला। मैंने सुना था कि तेल को औरतों की काफ़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से मैं शर्म के मारे अपनी नौकर से पूछ नहीं पा रही थी, वह तेल क्यों लेकर आता है? क्या उसने मेरी और मेरी डॉक्टर की बातें सुन ली थी? मैं यही सोच सोच कर थक चुकी थी। मेरा मन करता था उस मना कर दूं कि वह यह चीज़ ना लेकर आए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके अमित से तेल के बारे में सवाल किया। अमित ने एक ऐसी बात बताई जो सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गई। अपनी पाँव पीछे की तरफ घुमाई और अपने कमरे में चली गई और अमित की बातों को सोचती रही। अमित हम पति पत्नी की बातें सुनता था। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। मैं सुमित की बात सुनकर इस कदर शर्मिंदा हो गई थी कि मुझे खुद को आईने के सामने खड़े होते हुए भी शर्म लग रहा था। यही ख्याल मेरे मन में आ रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसी में समा जाऊं। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। क्या अमित इस राज को जान चुका था जिससे मैं सबसे छुपाती आ रही थी? आज तक मैं अपने सास तक को नहीं कहा, लेकिन वह बात मेरे नौकर अमित को पता चल चुका था। बस इसलिए वह मुझे रोज एक नारियल का तेल लाकर मेरे टेबल पर रख देता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वह मुझे मेरे हाथ में लाकर दे दे या मुझे अपने मुंह से कह दे। मैं भगती अपने कमरे में चली गई। अंदर से दरवाज़ा बंद करके बहुत ज़्यादा रोने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी। आखिर दो पति पत्नी की बात एक नौकर जान चुका था। मैं तो उसके सामने जाने से भी कतरने लगी थी। एक तो मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी और दूसरी तरफ यह नौकर का मसाला।
यह सब इतना शर्म वाली बात थी कि मेरा नौकर भी मुझसे शर्माने लगा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद अमित ने दरवाजे के बाहर से कहने लगा कि मालकिन, मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकता। मैं अब जा रहा हूँ। अब मैं यह पर काम नहीं कर सकता। मैंने भी नौकर से कुछ न कही कि मैं उसे कह दूं कि रुक जा, बहुत सारी परेशानी अभी जन्म लेती जा रही थी। मैं किचन में चली गई और उस तेल के ढेर को किचन से निकली। मुझे अमित की बातें याद आने लगी तो अजीब सा एहसास हुआ। मेरा दिल किया कि मैं सब बाहर कचरा में फेंक दूं, लेकिन फिर सोचा कि वह यह सब मेरी भलाई के लिए ही तो कह रहा था। उसने गलत कहा था। मैंने एक एक तेल का बोतल निकली और नहाने के पानी में डाल दी। थोड़ी देर बाद वह मिल गई तो मैं उसी से नहाने लगी। मैं बहुत दिनों तक नया नारियल के तेल एक बोतल रोजाना पानी में डालकर नहाती रही और मेरी बीमारी दिन पर दिन खत्म होती चली गई। मेरी तो बस एक ही बीमारी थी जो मुझसे इतना बदबू निकलता था। मैं तो अकेली थी, पति भी काम पर चले जाते थे। सासू माँ भी मेरे पास न आई थी, इसलिए मेरे इस बदबू को कोई जान नहीं पता था। लेकिन मेरा पति रात को तो मेरे साथ ही रहता था। बेशक दिन में काम पर चला जाता, लेकिन रात को जैसे ही पति घर आता मैं फौरन ही अपनी साफ सफाई कर लेती। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बदबू निकल ही जाता था। लेकिन धीरे धीरे नारियल के तेल से पानी में मिलाकर नहाने से मेरी यह बीमारी धीरे धीरे खत्म होती चली गई और मेरी जिंदगी भी आसान होने लगी थी, क्योंकि इस बदबू से मेरा पति मुझसे दूर दूर रहता था। बस एक ही बात कहते कि तुम में से बहुत ज्यादा गंध निकलता है। यह बात कहकर मेरे पति रोजाना सुनते रहते थे। एक दिन मेरा पति यही सब बातें मुझसे कह रहे थे जो अमित ने सारी बातें सुन लिया था। उसी के दूसरे दिन से ही अमित रोजाना एक बोतल नारियल का तेल मेरे टेबल पर लाकर रख देता था, क्योंकि मैं उस तेल को पानी में मिलाकर नहाना था और इस बीमारी से छुटकारा पा लेना था। अमित ने बताया था कि उसके दोस्त की पत्नी को भी यही बीमारी थी और बहुत ज्यादा दावा करने के बावजूद भी वह बीमारी ठीक नहीं हो पाई। उससे दूर ही रहते ही रहा करते थे। फिर एक दिन गांव की दाई ने यह मशवरा बताया था कि रोज एक नारियल के बोतल तेल पानी में मिलाकर नहाना जैसे ही शुरू किया, धीरे धीरे उसकी यह बीमारी खत्म हो गई। अमित की बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी। मुझे हकीकत में रोना आ गया था और मैं काफी देर तक रोती रही। लेकिन जब मैं उसकी लाए हुए तेल से नहाना शुरू किया तो मेरी जिंदगी आसान हो गई थी। मैंने महसूस किया कि मेरे पति की बदबू वाली शिकायत खत्म हो गई थी। महसूस हो रहा था कि मेरी औरतों वाली बीमारी के बारे में उसे खबर हो गई है और इसीलिए वह नारियल का तेल लेकर आता है। किसी शर्मिंदगी की वजह से मैं उसे सवाल तक नहीं कर पा रही थी। औलाद का होना कितना जरूरी है और औलाद के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल होकर रह जाती है। मैंने अपने सोने के थोड़ी बहुत जेवर और पैसे उधार लेकर अपने इलाज के लिए इकट्ठा कर लिए। जब मेरे पास ऑपरेशन करवाने के लिए पैसा हो गया तो मैं फौरन अस्पताल चली गई और ऑपरेशन करवाकर इस बीमारी से मुक्ति पा ली। फिर मेरी मामी ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बुजुर्ग दाई से दवाई ली है जो मुझे रोजाना गर्म पानी में सुबह वह मिलकर देनी है। लेकिन एक बात था, मेरे पति रोज सुबह गर्म पानी पिया करते थे और मुझे दवा देने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं उन्हें उसे घर में पानी में दवा मिलाकर दे दिया करती थी और मेरे पति को पता भी न चला और खुद भी मैं दवाई का इस्तेमाल करती रही। कुछ दिन गुजारने के बाद मेरे ऊपर एक ऐसा चमत्कार हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो उसे चीज की उम्मीद भी नहीं थी कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी। अगर मेरे पति थोड़ा सा पहले ही इलाज करवा लिए होते तो इतना बड़ा मसला खड़ा नहीं होता। बस जब भी मैं अपने पति से कहती कि आप एक बार अपना टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन मेरा पति तो मुझ में ही कमियां निकालकर खुद अपना पीछा छुड़ा लेते थे। लेकिन अब मैं मां बनने वाली थी। थोड़े दिनों के बाद ही मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। मेरे पति भी जान चुके थे कि दी की जड़ी बूटी वाली दवाई मैं अपने पति को मिलाकर सुबह गर्म पानी में देती रही। एक दिन जब मैं दवा मिल रही थी तो मेरे पति ने उसे दवा को मिलते हुए देख लिया था, इसलिए रोजाना वह पूरा गर्म पानी पी लिया करते थे। क्योंकि मेरे नौकर के जाने के बाद मेरे पति को भी पछतावा होने लगा था। आज मेरे नौकर की वजह से इतना बड़ा मसला हल हो चुका था। अब मेरी बच्ची भी 5 साल की हो चुकी थी।
हम लोग अपने परिवार में बहुत ज्यादा खुश रहने लगे थे। मेरे सास का भी व्यवहार मेरे साथ पहले से बहुत अच्छा हो गया था। मैं भी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश रहने लगी थी। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद भाइयों और बहनों।